चैनल। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं इकोनॉमिक्स की सीरीज को लेकर चल रही हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया और सेकंड चैप्टर का भी मैंने बहुत ज़्यादातर टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक बचे हुए हैं हम उनको लेके चलते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट यूनिट का भी मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट करा दिया था और सेकंड वीडियो भी 3 वीडियो में जाएगा। 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, 1 वीडियो में और जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा और आपको इससे नई जानकारियां मिलती होंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने वो वीडियो का लास्ट किया था हरित क्रांति पे, कि जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जब कृषि को लेकर के भी हमको दिक्कतें आती है स्वतंत्रता के टाइम पे, जब हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हुआ था, तो हमने जो कुछ समय के बाद जो है 1956 के अराउंड तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत में हरित क्रांति का जो कदम उठाया गया था। हरित क्रांति के बाद जो अच्छे फसल के बीज वगैरह जो बोए गए थे, तो उससे क्या हुआ था, हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गए थे। मतलब हमारे पास खाने का स्टॉक, फसल वगैरह का स्टॉक अच्छा खासा हो गया था और जो बचता था वो किसान जो है वो बेच पाते थे। तो इससे हम खाद्यान्न खाने के मतलब खेती की जो भी फसल होती थी उस पे तो हम आत्मनिर्भर हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो उस समय के जो नेता लोग थे उनके दिमाग में ये चीजें आ रही थी कि हमारे पास औद्योगिक बहुत ज्यादा विकास नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल लेवल पे जो अंग्रेज जो थे वो नॉर्मल लेवल पे विकास कर रहे थे। तो उसी के दौरान पे जब ये धारणा मन में आती है तो फिर नए नए कदम उठाए जाते हैं। तो हम उसी के बारे में आज बात करते हैं। तो उस समय पे क्या होता है कि भारतीय विकास में राज्य और बाजार, हमारे पास प्रश्न ये था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी। मतलब हम ये उस समय लोग ये कंफ्यूज थे कि औद्योगिक जो क्षेत्र होंगे, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होंगे, उसमें गवर्नमेंट की और निजी प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका होगी। कैसे हम एक ऐसी प्रणाली का यूज करें जिसमें गवर्नमेंट भी अपना काम कर सके प्लस जो निजी क्षेत्र वाले हैं उनको भी प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ने का। तो फिर क्या होता है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव आता है 1956 को। आप ये याद रखिएगा, औद्योगिक नीति प्रस्ताव आता है 1956 को। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत आता है, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय मतलब दूसरी पंचवर्षीय के तहत ये जो है ये प्रस्ताव जो है वो अंगीकृत किया जाता है। इसको अंगीकृत किया जाता है 1956 में। एक बार फिर से मैं नाम बता दूं, औद्योगिक नीति प्रस्ताव, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। इसमें क्या था, इसमें उद्योगों इसमें जो आधार बनाया गया था इसको 3 वर्ग में बांट दिया गया था। औद्योगिक विकास इसका आधार था, इसका आधार जो था वो उद्योग में हमको औद्योगिक विकास करना था। इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया था। उद्योग, एक पहला उद्योग जिसमें सरकारी राज्य, सिर्फ सरकार आए, सरकार ही करे, वैसा उद्योग जिसमें सरकार इन्वेस्ट करे, या वहां राज्य और सरकार एक ही बात है। उसके बाद दूसरा जो हमने डिवाइड किया वो उद्योग जिसमें प्राइवेट और सरकार, मतलब जिसमें निजी क्षेत्र वाले भी और सरकार भी दोनों मिलकर के निवेश कर सके। तीसरा जो उद्योग था वो था प्राइवेट का, मतलब जिसमें निजी क्षेत्र वालों को प्रोत्साहन दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि वो भी इन्वेस्ट करें उद्योग में। लेकिन वो एक और कंडीशन थी कि उनको भी लाइसेंस वगैरह लेना था, इसकी जांच पड़ताल जो थी वो सरकार करती थी और जब उनका सब कुछ ठीक होता था तो उनको लाइसेंस आगे मिल जाता था। तो ये 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद उसी टाइम पे उसी समय लोगों के दिमाग में आया कि लघु उद्योग को भी हम लेके आते हैं। तो उस समय पे फिर लघु उद्योग 1956 में आता है, जिसको हम करवे समिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो करवे समिति भी उसको बोलते हैं। लघु उद्योग 1956 और औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 और लघु उद्योग 1955 और औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। आप लोग डेट याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको हम करवे समिति भी बोलते थे। ये किस चीज के लिए थी, तो ये ग्राम विकास के लिए थी। ये मतलब जिला से जो नीचे जो ग्राम होता है उसके विकास के लिए थी कि स्मॉल इंडस्ट्री की हम स्थापना करते हैं, इससे भी हमको बहुत फायदा मिलेगा आगे। तो क्या होता था, इसकी जो कंडीशन होती थी उस समय 1950 के टाइम पे जब ये स्टार्ट हुआ था, उस समय पे इसका जो लागत था वो 5 लाख मैक्सिमम था। मतलब जिसके पास 5 लाख की पूंजी हो वो स्मॉल इंडस्ट्री लघु उद्योग में इन्वेस्ट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम 2023 की बात करते हैं तो ये 50 करोड़ के लगभग हो चुका है। मैक्सिमम 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट हमको स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए भी करना होगा। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज को हमको बढ़ावा देना था क्योंकि इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता। उसके बाद हमने इसके लिए आरक्षण किए। आरक्षण में हमने क्या किया कि इसमें जो आरक्षण लोगों को मिले, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज
मतलब स्टार्ट करना चाहते थे, उनको बैंक के इंटरेस्ट में डिडक्शन मिला, मतलब उनको कम कम बैंक के इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल जाता। जैसे अगर बड़े इंडस्ट्रीज के लोग लें तो उनको ज्यादा % पे लोन मिले, लेकिन अगर लघु उद्योग के लिए कोई लोन लेता था कि हमको हमारा छोटा इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, तो उनको जो बैंक से जो ऋण मिलता था वो भी काफी कम ब्याज दर पे मिल जाता था। और उनको उत्पाद भी शुल्क मिलता था, जो उत्पाद शुल्क जो प्रोड्यूस करते थे उस पर भी सरकार को पैसा देना पड़ता था, उसमें भी उनको काफी हद तक छूट मिल जाती थी, जिसे हम कहते हैं उत्पाद शुल्क। तो ये सारी जो चीजें हैं उनको फैसिलिटी के तौर पे दी गई थी। उसके बाद जब प्रभाव की बात करते हैं कि भाई जब इतना कुछ हुआ, इतना कुछ सोचा गया, तो इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा, कुछ प्रभाव पड़ा। तो अगर हम प्रभाव की बात करें तो जीडीपी की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम दिखाते हैं, जीडीपी एक सूचक होता है किसी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से, अर्थव्यवस्था मतलब किसी देश की व्यवस्था को दिखाना। व्यवस्था में क्या आता है, तो उत्पादन आता है, खपत आती है और वितरण आता है, आप सबको पता होगा। तो 1950 से 51 तक में जो जीडीपी थी 11.8 थी। जब ये सारा कार्यक्रम औद्योगिक विकास क्रांति होती है तो उसके बाद हमारा 1991 में जब हम गणना होती है 24% 6 हो जाता है, मतलब काफी आप अंतर देख रहे हैं। 11.8 से 24.6 तक इसका जो है वो विकास होता है। तो हमने इसमें ये कुल मिला के सारी चीजों को पढ़ा। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं, कंक्लूजन क्या हुआ इस चैप्टर को 3 वीडियो में कंप्लीट करने का, हमने पढ़ा, आपने भी एनसीईआरटीज में पढ़ा। तो इसका अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अर्थव्यवस्था में प्रगति हुई। मतलब जो स्टार्टिंग की जो 7 पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमारी जो प्रगति है बहुत ही तेज तरीके से, परस्पर तरीके से लगातार जो है हमारी प्रगति हुई। हमारी स्थिति में काफी हद तक सुधार आया 1947 के अकॉर्डिंग। मतलब जब हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हुआ था सन 1947 में, उससे जाकर के बाद में जब ये सारे हमने हथकंडे अपनाए, हमने ये क्रांति, हरित क्रांति, औद्योगिक विकास और ये जब सारी चीजें हमने किया तो इससे हमको काफी फायदा हुआ। हमारी जो भारत की स्थिति थी, हमारी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी वो काफी हद तक आगे बढ़ी और अच्छी हुई। तो हम बात करते हैं, अगर हमने सुधार की बात की तो हरित क्रांति हमने किया। जब हरित क्रांति को हमने करा, हरित क्रांति बहुत बड़ा वो था। हरित क्रांति के बाद हम खाद्यान्न रूप से आत्मनिर्भर बन गए थे। भूमि सुधार हमने जब किया तो भूमि जब सुधार हुआ तो कृषि को भूमि आराम से मिल जाती थी हमको, हम उनको निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते थे और इससे हमें कृषि में काफी विकास हुआ। उसके बाद औद्योगिक विकास हुआ। जब हमने ये सारी चीजें किया तो हमें औद्योगिक विकास भी देखने को मिला और इन्हीं सब का नतीजा है कि 1991 में जब हमने जीडीपी को कैलकुलेट किया तो 24.6 जो है वो जीडीपी आई थी। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया होगा और इसके जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो 1990 से 1991 के बाद की हम बात करेंगे। सेकंड यूनिट का हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग पुरानी वीडियो